डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इज़ इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? अगर आप लोग एक एप्पल को लेते हैं और उसको रस्सी से बांधकर एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच करते हैं तो ये एप्पल का जो वेट है ये डाउनवर्ड होगा और रस्सी का जो टेंशन है वो अपवर्ड होगा। अब अगर हम इस एप्पल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ते हैं तो ये एप्पल टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम बन गया। लेकिन सिंपल पेंडुलम को आइडियलाइज करने के लिए हम उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाते हैं। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह का सेटिंग करते हैं। हम एक स्मॉल मेटालिक मास को लेते हैं जिसको हम मेटालिक बॉब भी कहते हैं, उसको एक रस्सी के साथ अटैच करते हैं। इस मेटालिक बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड है और इस रस्सी में जो टेंशन है वो अपवर्ड है। कुछ कंडीशन है तो ये हमारे पास एक आइडियलाइज सिचुएशन बन जाएगा। नंबर फर्स्ट कंडीशन ये है कि मेटालिक बॉब का जो मास है वो हमारे पास स्मॉल होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ बॉब इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस बॉब का जो डायमीटर है यानी इस बॉब का जो साइज होगा वो इस स्ट्रिंग की लेंथ से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि स्ट्रिंग विल बी एन एक्सटेंडेबल। ये स्ट्रिंग हमारे पास एन एक्सटेंडेबल होगा यानी इसमें एक्सटेंशन नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है अटैच टू अ फ्रैक्शनल लेस सपोर्ट। हम इस मेटालिक बॉब को जो हमने एक स्ट्रिंग एन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है इसको एक फ्रैक्शनल लेस सपोर्ट के साथ हम अटैच करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि जो स्मॉल एयर रेजिस्टेंस होगा उसको हम निगलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक आइडियलाइज सिचुएशन बन जाएगा। अच्छा, इसका जो टोटल लेंथ बन गया जिसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये हमारे पास क्या होगा? रेडियस ऑफ बॉब प्लस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यानी इस पेंडुलम का जो इफेक्टिव लेंथ है वो हमारे पास इस बॉब की सेंटर से लेकर इस फिक्स सपोर्ट तक, यानी बॉब का जो रेडियस है वो भी काउंट हो जाएगा और इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो भी काउंट हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इन दोनों को मिला के हमारे पास जो लेंथ बनता है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब हम डिस्कस करेंगे कि पेंडुलम कैसे मोशन करता है, उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, फिर हम उसकी टाइम पीरियड निकालेंगे, फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसका एनर्जी ग्राफ हम भी ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम हो गया। इस बॉब को अगर हम इस मीन पोजीशन ओ से डिस्प्लेस करते हैं और उसको ले जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए तक, तो इस पॉइंट पर इस बॉब पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसका वेट होगा, तो ये इस पॉइंट पर नहीं रुकेगा और इसी पॉइंट से दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगा। जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और ड्यू टू इनर्शिया ये इस पॉइंट से आगे निकलेगी और ये दूसरे पॉइंट ए डैश तक पहुंचेगी। लेकिन इस पॉइंट पर जब ये पहुंचेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें वो रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगा और ये वापस नीचे मीन पोजीशन की तरफ आएगा और इनर्शिया की वजह से आगे निकलेगा और इसी तरह ये टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेगा बिटवीन दीज टू पॉइंट ए डैश एंड ए। अच्छा, यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स की हमने बात की, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स का यानी जो वेट का कौन सा कंपोनेंट है उसको अब हम डिराइव करेंगे, उसको हम निकालेंगे। यहाँ पर इस एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर देखा जाए तो इस मेटालिक बॉब का जो मास है, जो वेट है वो डाउनवर्ड है, इसका वेट हमारे पास डाउनवर्ड है। तो इस वेट के दो कंपोनेंट्स हमारे पास बन जाते हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास ये वाला कंपोनेंट बन गया जिसको हम कह सकते हैं, अगर ये हमारे पास वेट W है तो ये हमारे पास बराबर होता है mg के। तो ये हमारे पास इसका cos थीटा कंपोनेंट बन गया, यानी mg cos थीटा वाला कंपोनेंट बन गया।
अच्छा, ये क्यों cos थीटा वाला कंपोनेंट बनता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास बनता है वो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट बन जाता है जिसको हम mg sin थीटा कहते हैं, mg sin थीटा। अच्छा, इसको हमने mg cos थीटा कहा और इसको हमने mg sin थीटा कहा। लेट सपोज ये हमारे पास एक फोर्स है, फोर्स F। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम F cos थीटा कहते हैं और दूसरा कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको हम F sin थीटा कहते हैं। अगर इस फोर्स को हम हटाते हैं और इसकी जगह हम वेट लगाते हैं और वेट हमारे पास mg होता है तो ये हमारे पास mg sin थीटा बन जाएगा और ये वाला हमारे पास mg cos थीटा बन जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए इस रस्सी में जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये mg cos थीटा जो है ये टेंशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, तो हमारे पास जो टेंशन है वो बराबर हो गया mg cos थीटा के। अच्छा, ये दोनों बराबर है जो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करता है, तो इसने इस सिंपल पेंडुलम को बैलेंस किया। लेकिन इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो इस मेटालिक बॉब को वो फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास बन जाएगा F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अच्छा, यहाँ पर इस वेट के हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए, एक हमारे पास m cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वेट की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और दूसरा हमारे पास mg sin थीटा जो वेट का वर्टिकल कंपोनेंट है। इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम यहाँ पर भी जाहिर कर सकते हैं, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ये भी हो सकता है जो mg sin थीटा, हम इसको भी कह सकते हैं, या यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं या यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। तो ये mg sin थीटा हमारे पास वो कंपोनेंट है जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगाया है, हमने ये माइनस लगाया यहाँ पर। ये माइनस हमने इसलिए लगाया है कि ये मेटालिक बॉब जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ये इस रिस्टोरिंग फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये mg sin थीटा ये हमारे पास इस करो पाथ का, जो सिंपल पेंडुलम इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पाथ का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, यानी इस सिंपल पेंडुलम में जो मोशन पैदा करता है वो mg sin थीटा पैदा करता है। और ये mg cos थीटा जो टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसने सिर्फ इस सिंपल पेंडुलम की बॉब की जो मास और वेट है इसको बैलेंस किया है, जस्ट इसको बैलेंस किया, और इसमें जो मोशन पैदा करता है जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास mg sin थीटा है। अच्छा, जब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसमें ये मोशन पैदा होता है तो यही रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉब की मोशन में एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू ma, F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू ma। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई जिसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया। अब हम इक्वेशन 1 को रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा और रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू ma, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कि ma इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अगर m को हम कैंसिल करते हैं m के साथ तो ये बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा a इज इक्वल टू g sin थीटा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये थीटा जो है हम इसको स्मॉल लेते हैं। जब हम थीटा को स्मॉल लेते हैं, थीटा स्मॉल लेते हैं, तो फिर हमारे पास इसी स्मॉल थीटा को अगर हम रेडियन में लेते हैं तो हमारे पास साइन थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू थीटा। जब थीटा को हम रेडियन में लेते हैं और थीटा हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो फिर हमारे पास साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के। तो इस इक्वेशन में हम साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू जी थीटा। अच्छा, तो a हमारे पास बन गया जी थीटा, यानी
थीटा अगर हम रेडियन में मेजर करें और थीटा की वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो फिर थीटा और साइन थीटा बराबर होता है, तो इसलिए हमने साइन थीटा की जगह थीटा पुट किया। अब हमारे पास इक्वेशन बन गया a इज इक्वल टू जी थीटा। लेकिन हमारे पास ये जो है इस मीन पोजीशन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस, ये हमारे पास या ये डिस्टेंस हमारे पास ये x है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर जो थीटा हमने लिया है ये हमारे पास थीटा हो गया और यह हमारे पास इसका लेंथ हो गया l और यह हमारे पास x हो गया। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू x बाई एल, थीटा हमारे पास बन जाएगा x बाई एल। इसी वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन ए में पुट करते हैं, इस वैल्यू को इस इक्वेशन ए में अगर हम पुट करते हैं तो यह हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर इसके साथ माइनस साइन भी है, तो यह हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा की जगह हमने पुट किया x बाई एल। तो इस इक्वेशन को अगर गौर कर ले तो ये इसमें एक है g एक है l, जो l इस सिंपल पेंडुलम का लेंथ ये कांस्टेंट रहेगा इसी कंडीशन के लिए, और g जो है वो ग्रेविटेशनल वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल एक्स, ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी ये यहाँ पर जो मोशन हो रहा है इसमें एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमने नेगेटिव साइन भी लगाया है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट इन डायरेक्शन में है। तो ये इक्वेशन ये रिलेशन हमें ये बता रहा है जो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, अब हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन आया था वो था a इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। अगर इस इक्वेशन को हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, जो दूसरा सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करते हैं, जो है हमारे पास है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने कंपेयर किया तो ये माइनस साइन इस माइनस के साइन के साथ और ये एक्स इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट लिया, तो ये बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू जी बाई एल होल अंडर रूट। लेकिन ओमेगा हमारे पास बराबर होता है 2 पाई डिवाइड बाई टी। ठीक, हमारे पास टाइम पीरियड और 2 पाई जो है वो कंप्लीट एक सर्कल है। अच्छा, तो इसी इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन 3 है उसमें हम ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे। जब इक्वेशन 3 में हम ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा के वैल्यू हम पुट करेंगे 2 पाई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। तो इसको दोनों साइड को हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा टी डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एल बाई जी अंडर रूट 2 पाई को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का इक्वेशन आ गया जो हमें ये बता रहा है टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, अगर पेंडुलम की लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें मास की कोई भी जिक्र नहीं है क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है मास पे डिपेंड नहीं करता।
अच्छा, अब हम सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। हमारे पास जो टाइम पीरियड था वो बराबर था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये वैल्यू हम उठा के इसी फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जैसे ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल पेंडुलम की एनर्जी क्या होती है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम की एनर्जी को अब हम डिस्कस करेंगे। मीन पोजीशन पर अगर देखा जाए, जो जब ये मोशन करता है तो इस मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन इसी पॉइंट पर ये मेटालिक बॉब जो है वो बिल्कुल कम हाइट पर आ जाता है, अपनी रिस्ट पोजीशन पर आ जाता है, जो पहले जिस पोजीशन पर जितने हाइट पर ये था। तो जब हाइट कम हो जाता है इट्स मीन कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पर देखा जाए तो ये मेटालिक बॉब जो है शॉर्ट टाइम के लिए ये रिस्ट पोजीशन पर आ जाता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो जब रिस्ट पोजीशन पर आ जाते हैं वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर यह मेटालिक बॉब जो है ये मैक्सिमम हाइट पर है। जब हाइट मैक्सिमम है यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पर। तो इसी की जो एनर्जी है उसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया मैक्सिमम के लिए और दूसरा लाइन मैंने ड्रॉ किया मिनिमम के लिए, या जिसको हम ज़ीरो भी कह सकते हैं मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए मैंने लाइन ड्रॉ किया। अच्छा, ये हमारे पास हो गया एक एक्सट्रीम पोजीशन ए डैश हो गया, और ये हमारे पास मीन पोजीशन हो गया ओ हो गया, और ये हमारे पास एक अदर एक्सट्रीम पोजीशन हो गया जो हमारे पास ए है। अब हम ड्रा करेंगे इसकी ग्राफ। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया जो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। काइनेटिक एनर्जी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़ीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। जैसे हम मीन पोजीशन की तरफ जाता है तो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और फिर दोबारा मीन एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जब हम जाते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। और ये हमारे पास जो दूसरा ग्राफ हम ड्रा करेंगे उसके लिए अदर मार्कर यूज़ करता हूँ। ये हमारे पास बन गया किस चीज़ का ग्राफ, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन गया। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया जो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पर मिनिमम है। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर जो हाइट ज़्यादा होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जैसे हम मीन पोजीशन की तरफ जाते तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होके मीन पोजीशन पर ये ज़ीरो हो जाते हैं, और दोबारा नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर यह मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे पॉइंट हैं जिस पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो जाते हैं। इन दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन इसकी मोशन में, इसकी पूरी सिस्टम में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन टोटल जो एनर्जी है वो रिमाइंड कांस्टेंट रहती है। तो यह हमारे पास सिंपल पेंडुलम था जो हमने डिटेल में डिस्कस किया, और हमने ये साबित किया कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर उसकी टाइम पीरियड भी हमने फाइंड किया, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड किया, और लास्ट में हमने उसकी एनर्जी ग्राफ भी ड्रॉ किया। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को फिज़िक्स की मज़ीद वीडियो टाइम पर मिले, अपनी फ़िज़िक्स की कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपनी कंसेप्ट को डेवलप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।